तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बीए 6 सेमेस्टर का जो इंग्लिश का एक पेपर है जिसमें जिसमें हमें लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया एंड स्टडीज़ इसको पढ़ना है। आज इसके अंतर्गत हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है स्क्रिप्ट राइटिंग, आज इसके अंतर्गत जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के, आज इसके क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मैं इस स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में अपनी एक वीडियो में बनाकर आपको बता दिया हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, पूछा गया व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट पर्पस ऑफ स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग जो चीज़ होती है, जो विषय वस्तु होती है, उसमें स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट का जो प्राइमरी पर्पस, जो उद्देश्य है, वो क्या होता है। यानी स्क्रिप्ट जो बनाने का तरीका होता है, इसका क्या महत्व होता है। तो अगर आप इसको अगर प्रैक्टिकल वे में लेंगे, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों होती है, यानी चीज़ों को जो एक प्रकार से सिंथेटिक वे में कंसाइज़ के रूप में बाँटने के लिए, ताकि हर कोई अपना जो परफॉर्मेंस है बेस्ट तरीके से दे सके, या जैसे कि कब सिनेमैटिक को ऐड करना है, और कब कौन-सा सीन प्ले करना है, और किस हिसाब से एक्सप्रेशन देना है, ये सब स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत या स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आता है। तो यही इसमें पूछा गया है कि स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है स्क्रिप्ट राइटिंग में। यानी एक एक प्रकार से अगर इसमें बोल सकते हैं कि जो कोलैबोरेशन होता है, और जो प्रोजेक्ट्स की एबिलिटी होती है, और जो पोटेंशियलिटी होती है कैरेक्टर्स की, उसको ये एक प्रकार से एक कॉम्बिनेशन उसका बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर इसके आंसर को देखेंगे तो इसमें यही सब लिखा गया है, जैसे कि स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट सर्व्स एज अ कंसाइज एट comprehensive document that outlines the key एलिमेंट ऑफ अ पोटेंशियल फिल्म और टेलीविज़न स्क्रिप्ट। यानी जो ये स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत ही बड़ी भूमिका इसमें अदा करता है। इस जो डॉक्यूमेंट होता है, या जो लिखने का कार्य होता है, जिसके माध्यम से चीज़ों को एक प्रकार से संजोया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि फिल्म और जो टेलीविज़न होती हैं उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में एक प्रकार से पाया जाता है, या उसके एक प्रकार से बेसिक चीज़ होता है। ओके, its primary purpose is to provide a clear and compelling overview of द स्टोरी। यानी इसका प्राइमरी उद्देश्य ये होता है कि एक क्लियर और एक सिनेमैटिक, यानी एक अच्छा प्रकार का, या जो कि आप अपने से कनेक्ट करें, उस प्रकार का ओवरव्यू, या जो स्टोरी है, कैरेक्टर है, और ये ओवरऑल कंसेप्ट के माध्यम से आपको दे सके, इस प्रकार से एक काम करता है। ओके, characters and overall concept to producers, executive or collaboration, helping them assess the project's viability and potential। जो बोला हूँ यही बोल रहा है इसमें। ओके, typically shorter than a full script, treatment acts as a roadmap detailing the narrative arc, major plot points and character development। यानी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट, जो टिपिकली शॉर्टर होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जो स्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक प्रकार से रोड मैप का काम करता है, जिसमें कि जो मेजर प्लॉट का जो पॉइंट है वो किस प्रकार से होंगे, जो नैरेटिव होगा, उसकी जो डिटेल होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, एक प्रकार से चार्टर के रूप में कैरेक्टरों का भी कार्य क्या है, उसका डेवलपमेंट, उसका क्या रोल होगा, वो सब इसमें बताता है, वो सब इसी के अंतर्गत होता है। ओके, इट कैप्चर्स द इसेंस ऑफ द स्टोरी। यह जो है, जो स्टोरी या जो कहानी है, उसके महत्वता को कैप्चर करता है। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्क्रिप्ट। ओके, allows stakeholders to grasp the project's unique selling point and envisions its visual and emotional impact। यानी जो इमोशनल इम्पैक्ट होता है, और जो विजुअल्स होते हैं, इन सबको एक प्रकार से अलाउ करता है, एक प्रकार से जो प्रोजेक्ट होता है कि इस प्रकार से प्ले किया जाए, या इस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखा जाए कि लोग फील करें कि ये चीज़ सच में हुई है, यानी इमोशन उनका जाग जाए। ओके, जो कैरेक्टर है वो एक प्रकार से लोगों को रियलिस्टिक लगने लगे। तो ये किसके थ्रू होता है? बाय द वे स्क्रिप्ट थ्रू के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये बहुत मेन रोल प्ले करता है। ओके, अगर आगे इसमें देखें तो जो अगला पैराग्राफ है, इसमें बेसिकली यही सब लिखा गया। अगर आप अपने से एनालिसिस करेंगे किसी भी मूवी में, अगर स्क्रिप्ट
न रहे तो क्या हो सकता है। तो आप खुद अपना जो क्वेश्चन का आंसर है, जो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया उसका आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ओके, तो टाइम ज़्यादा ना हो इस वीडियो में, इसलिए मैं आपको मोटा बता दे रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि ये सब लिटरल चीज़ एक प्रकार से है कि हमें अडॉप्ट करना है। हम सब तो जीवन में जीते हैं ये सोशल लाइफ, क्योंकि मूवी देखना, ड्रामा देखना, सीरीज़ देखना, ये सब हम लोगों की आम दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। लेकिन अगर उसको लिखना है टेक्निकल वे में, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि मैंने तो ये मूवी देखा था, इसमें इस प्रकार से एक्टिंग की गई थी। तो वो सब जो एक्टिंग की गई है वो एक प्रकार से स्क्रिप्ट राइटिंग का एक हिस्सा था। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका उद्देश्य क्या है, अगर न रहे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको सोच कर क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो इसमें जो अगला पैराग्राफ था, बियॉन्ड बीइंग अ पिच टूल, अ स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट्स एड्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड फीडबैक। यानी एक प्रकार से ये जो पिच टूल है उससे परे है। स्क्रिप्ट ट्रीट मतलब एक प्रकार से मदद करता है, जो ये डेवलपमेंट होती है या जो प्रोसेस होता है उसको एक प्रकार से आगे बढ़ाने का। ओके, इट अलाउज फॉर अर्ली एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज बिफोर कमिटिंग टू द एक्सटेंसिव वर्क ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। यानी जो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो कार्य होता है ये बहुत ही लेंदी, एक प्रकार से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक प्रकार से ये ऐसा काम होता है जो स्टेज से पहले किया जाता है, जो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे के सामने तो सभी देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या एफर्ट दिया गया वो कोई नहीं देखता है। ओके, तो ये कल्पना से परे हो सकता है। ये ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं कि एक जो सीन होती है प्ले करने के लिए वो कितनी बार रीटेक लिया गया होगा। ओके, ये कल्पना से परे होता है। Moreover, a treatment can help secure funding or support by so causing the project's marketability and potential audience capability। यानी जो ये एक प्रकार से जो ये स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट है ये हेल्प करता है लोगों की जो फंडिंग और सपोर्ट और बाई सो कॉसिंग द प्रोजेक्ट मार्केटेबिलिटी। जो प्रोजेक्ट का काम होता है उसको दिखाकर जो उनका मेहनत होती है लोगों की, उसकी फंडिंग को एक प्रकार से कलेक्ट करता है, और जो ऑडियंस की जो अपील होती है, जो डिमांड होती है, जो वो उसको उनको इस एक प्रकार से उनकी डिमांड को फुलफिल करता है। ओके, in essence, the primary purpose of script treatment is to serve as a persuasive and informative document that communicate the essence of a script। यानी अगर इसके प्राइमरी और पर्पस की दो लाइन में बात करें तो ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि जो डॉक्यूमेंट के रूप में उसको कम्युनिकेट करता है। यानी डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट राइटिंग को लिख दिया जाता है, लेकिन अब उसको लोग एक काम करके उस पर उसको एक प्रकार से रियलिस्टिक बनाते हैं स्क्रिप्ट के माध्यम से ही। ओके, मेकिंग इट एन इनवैल्यूएबल टूल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। यानी जो ये एक प्रकार से जो टूल होती है स्टेज पे जो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का, एक प्रकार से इसको इम्पॉर्टेंट बना देता है जो ये ट्रीटमेंट ऑफ और स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यानी प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट का, यानी जैसे आप तो एक प्रकार होता है स्क्रिप्ट लिखना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किस वे में लिखना है उसको ही हम स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कब कौन सा सीन आपको देना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इस प्रकार से डिस्कशन न हो कि कौन से सीन को कब देना है, तो कोई भी सीन कभी भी दी जा सकती है, जिससे कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो टूट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कब कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब कौन सी सीन और विजिबिलिटी देनी है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ क्रिएटिंग वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स इन अ स्क्रीन प्ले। यानी हमें जो सिग्निफिकेंस जो महत्व होता है एक अच्छे कैरेक्टर्स का को अदा करने के लिए, बनाने के लिए फॉर अ स्क्रीन प्ले, उसकी हमें महत्वता को बताना है। यानी कि किस प्रकार से एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, ये हमें इसमें पूछा गया है। ओके, क्रिएटिंग वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स इन अ स्क्रीन प्ले इज़ क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। यानी बहुत से कारण हैं जो इस कैरेक्टर होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, उसको बनाने के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए बहुत से रीजन हो सकते हैं। पहला, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर सर्व्स एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ कंपेलिंग नैरेटिव। यानी जो इसका पहला कारण है कि जो अगर कैरेक्टर वेल डिफाइंड नहीं होगा, अच्छे से क्रिएट नहीं किया जाएगा, उस पर अच्छा काम नहीं किया जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये जो होता है वही जो कंपेलिंग नैरेटिव होती है, जो स्टोरी होती है, इसी का मतलब सर्वदाता होता है। यानी इसी पे मेन बेस होती है। हर कैरेक्टर अगर अपना काम ना करे तो कैरेक्टर का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। ऑडियंस कैन कनेक्ट विथ कैरेक्टर ऑन अ इमोशनल लेवल। कैरेक्टर से ही ऑडियंस कनेक्ट करती हैं, इमोशनल, अपना इमोशनली जो अटैचमेंट होता है, जो लेवल होता है उससे, उसके थ्रू। ओके, एंड देयर इन्वेस्टमेंट इन द स्टोरी हिंग्स
hinges on understanding and emphasizing with द करेक्टर्स मोटिवेशन, यानी उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि जिस प्रकार से वो स्टोरी को देखने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो उनको मोटिवेट करता है कि हम इस स्टोरी में हम ये चीज़ समझूंगा और ये चीज़ मुझे एम्फसाइज कर रही है, या इस प्रकार का कैरेक्टर देखने के लिए ये कैरेक्टर मेरे लिए अच्छा है। इस प्रकार से लोग मोटिवेशन उन लोगों के पास आता है कि नहीं, मैं कुछ अगर अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। ओके, कन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ, और जो कन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ होता है, एक प्रकार से ये सभी चीज़ें हमें बहुत कनेक्ट करती हैं। हम अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से। तो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्लेन को या स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, Through nuanced characters, a screenplay can explore complex themes and invoke a more profound response from the audience. यानी अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो एक प्रकार से नुएंस्ड हो, एक प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग हो, एक कॉम्प्लेक्स हो, तो जो स्क्रीन प्ले के थ्रू वो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स ऑडियंस के द्वारा दिला सकता है, बहुत प्रोफाउंड। ओके, फर्दरमोर आगे वेल डिफाइंड कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी। जो अच्छा जो मेजर कैरेक्टर होता है, जो बनाया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ऑथेंटिसिटी होती है स्टोरी की, उसको बनाए रखने के लिए। दे ब्रिंग अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू द नरेटिव, वो एक प्रकार से रियलिज्म लाते हैं नरेटिव में उस कहानी में, मेकिंग इट मोर रिलेटेबल एंड इंगेजिंग, और कहानी को बहुत ही रिलेटेबल बनाते हैं और इंगेजिंग, लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं। बाई गिविंग कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स के अलग अलग पर्सनालिटी के थ्रू, बैकग्राउंड एंड आर्क्स, बैकग्राउंड के और जो अलग दूसरे सिनेरियो जो चीज़ हैं, स्क्रीन राइटर्स कैन क्राफ्ट इस रिच एंड इमर्सिव वर्ल्ड दैट कैप्टिव द व्यूअर्स, और स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं उनके द्वारा बनाया गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है, जो कैप्टिव व्यूअर्स, जो व्यूअर्स को एक प्रकार से मोहित कर देता है। इन टर्म्स ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, यानी अगर आपका प्लॉट जो डेवलपमेंट का तरीका है, वो उसमें जो कैरेक्टर्स होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए, यानी उस जो कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से हो सकता है, टेंशन के माध्यम से हो सकता है, उस प्लॉट को बहुत ही पैथेटिक बना सकता है, या बहुत ही बोल सकते हैं सिचुएशन जो जिस प्रकार से स्क्रिप्ट में है उस प्रकार से उसको कनेक्ट करते हैं लोग, जो ऑडियंस होते हैं। Their unique traits and objectives create dynamic relationships and drive the story forward, यानी जो कैरेक्टर वेल डिफाइंड होते हैं वो एक डायनेमिक रिलेशनशिप बनाते हैं और जो स्टोरी होती है उसको ड्राइव करते हैं आगे की तरफ। अ वेल कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर कैन आल्सो सर्व एज अ पावरफुल व्हीकल फॉर थीमेटिक एक्सप्लोरेशन, यानी जो एक वेल कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एक प्रकार से बहुत पावरफुल व्हीकल होते हैं, साधन होते हैं, जो थीमेटिक एक्सप्लोरेशन होता है, एम्बॉडिंग द सेंट्रल आइडियाज़ एंड मैसेज ऑफ द स्क्रीन प्ले, जो सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी स्क्रीन प्ले का, उसको एम्बॉडीड या प्रदर्शित करते हैं, उसको सामने लाते हैं ऑडियंस के सामने। एंड लास्टली, मेमोरेबल कैरेक्टर्स कैन लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, यानी जो मेमोरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो एक प्रकार से एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं ऑडियंस के ऊपर में, जो लास्ट तक या बहुत लंबे समय तक रहता है। टर्निंग अ स्क्रीन प्ले इनटू अ मेमोरेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, जो कि जो स्क्रीन प्ले होता है, जो विजुअल होता है, उसको एक प्रकार से लोगों की बीच में घुल मिल जाता है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लोग करने लगते हैं। आइकॉनिक कैरेक्टर्स बिकम कल्चरल टाउच स्टोन्स, और जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो वेल डिफाइंड, बेसिकली इसमें वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स की महत्वता के बारे में बताया गया कि उसका महत्व क्या है किसी भी स्क्रीन प्ले के लिए। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक प्रकार से कल्चरल टच स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट टच स्टोन हो जाते हैं, यानी इसको जो अगर मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर है जो कि स्टोरी का मेन हीरो है, उसी पे हर कहानी टिकी हुई है, तो हर ऑडियंस चाहेगा कि वो कैरेक्टर अच्छा करे, उसको लोग अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। ओके, तो उसे ही हम टच स्टोन कहेंगे, लोग कल्चरल टच स्टोन बना देता है लोगों को। इन्फ्लुएंसिंग द वे पीपल थिंक्स एंड फील लॉन्ग आफ्टर द क्रेडिट्स रोल, पीपल को, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और लोग अपने को धन्य करते हैं कि हाँ, बहुत लंबे समय बाद कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला है। ओके, इन समरी द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिंग वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स लाइज इन देयर एबिलिटी टू एलिवेट द इमोशनल रिजोनेंस
ऑथेंटिसिटी एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन प्ले। यानी लास्ट में अगर हम बात करें तो जो ये वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक प्रकार से एबिलिटी डेवलप करते हैं, या जो कि ऑथेंटिसिटी और जो इम्पैक्ट होता है कहानी का या जो उद्देश्य होता है उसको एक प्रकार से कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ। ओके, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द 3 एक्ट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्क्रिप्ट। यानी जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, द 3 एक्ट स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क इन स्क्रिप्ट राइटिंग दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड शेप अ नैरेटिव फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। यानी जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है एक फंडामेंटल कार्य होता है, ओके, स्क्रिप्ट राइटिंग में, जो कि हेल्प करता है, मदद करता है एक प्रकार से जो नैरेटिव होता है, जो शेप होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैक्सिमम जो कि मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑडियंस पे डाल सके। दिस स्ट्रक्चर डिवाइड्स अ स्टोरी इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो ये स्ट्रक्चर होता है वो 3 मेन पार्ट में डिवाइड करता है। पहला जो है सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड रिजोल्यूशन। ओके, तो इसको भी देखेंगे क्या क्या ये चीज़ तीनों हैं। इन द फर्स्ट एक्ट द सेटअप, जो सेटअप है इसेंशियल एलिमेंट है सच एज द मेन कैरेक्टर, जो कि मेन कैरेक्टर के जैसे हो सकता है या मेन कैरेक्टर हो सकता है। सेटिंग एंड इनिशियल सेटिंग है, और जो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट और इंट्रोड्यूस्ड हैं, जो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट बनाए जाते हैं वो हो सकता है। दिस इस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर द स्टोरी एंड इंगेज द ऑडियंस बाय प्रेजेंटिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड इनिशियल चैलेंजेस। यानी ये जो चीज़ें हैं जो जिसमें कि इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट जो लाया गया वो हो गया और सेटिंग हो गया, ये एक प्रकार से लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर देता है। जो ऑडियंस होता है वो एक प्रकार से स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, सेटअप। ओके, अब कन्फ्रंटेशन को देखेंगे। ओके, द सेकेंड एक्ट द कन्फ्रंटेशन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ऑफन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। यानी जो ये कन्फ्रंटेशन जो दूसरा चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। यानी जो डेवलप्ड जो कॉन्फ्लिक्ट इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड हुआ है ये इसमें डायनेमिक रूप से मोशन करता है, गति करता है। इट डेवलप्स द प्लॉट, इंटेंसिफाइज कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू। यानी जो प्लॉट को डेवलप करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको और गहरा बनाता है और इंट्रोड्यूस करता है किसको, नए ऑब्स्टेकल्स फॉर द कैरेक्टर्स टू ओवरकम, और नए नए जो बाधाएं होती हैं उसको बनाता है कैरेक्टर के लिए ताकि वो कैरेक्टर उसमें डूबे और निकले, यानी उसको स्ट्रगल करता है। दिस एक्ट इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग टेंशन एंड कीपिंग द ऑडियंस इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। यानी जो एक्ट होता है ये वाला, ये जो दूसरा पार्ट होता है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बनाने के लिए टेंशन को, और ऑडियंस को इंटरेस्ट इसमें पैदा करता है और भी उनको रुचि बनाए रखता है। लोग वेट करने लगते हैं कि लास्ट में होगा क्या। ओके, अब तीसरी की बात करेंगे जो कि है रिजोल्यूशन। ओके, द थर्ड एक्ट द रिजोल्यूशन ब्रिंग द स्टोरी टू अ क्लाइमेक्स एंड कंक्लूड्स द नैरेटिव। ये एक प्रकार से स्टोरी को आगे बढ़ाता है क्लाइमेक्स की ओर, और नैरेटिव यानी जो उसका उद्देश्य होता है उसको कंक्लूड करता है। इट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो पहले पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया था उस कॉन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व करता है। आंसर क्वेश्चन, और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ऑडियंस के मन में उनके क्वेश्चनों का आंसर देता है। एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ क्लोजर, और एक प्रकार से सेंस ऑफ क्लोजर को प्रदान करता है सबको। दिस एक्ट इज वाइटल फॉर लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस एंड इंश्योरिंग अ सेटिस्फाइंग कंक्लूजन। ये जो एक्ट होता है एक प्रकार से बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है लोगों पे और ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है कंक्लूजन के साथ। ओके, ओवरऑल द 3 एक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड इफेक्टिव रोड मैप फॉर स्क्रिप्ट राइटर्स। यानी जो ये चीज़ है 3 एक्ट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो रोड मैप की तरह कार्य करता है स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए। ओके, फॉर स्क्रिप्ट राइटर के लिए। ओके, इट हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। ये जो एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, रिजोल्यूशन होता है, को मेंटेन करता है और क्रिएटिंग ए कोहेसिव एंड एंगेजिंग स्टोरी लाइन, और स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। by adhering to this structure, writers can guide the audience through a well-paced and emotionally resonant journey, enhancing the overall impact of the script writing. इसके द्वारा जो राइटर होता है एक प्रकार से गाइड कर सकता है ऑडियंस को, उनको एक प्रकार से एक वे में मोशन दे सकता है और कहानी को या जो अपनी स्क्रीन प्ले उसको इंटरेस्टिंग और उसको इन्हेंस कर सकता है। ओके, तो ये रहा ये भी क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है,
अगर आप अब तक भी बने हुए वीडियो के साथ तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। ओके, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको 1 से 2 सवाल इसमें ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, What role does dialogue play in conveying the story and developing characters in a screenplay? यानी जो डायलॉग है वो किस प्रकार का रोल अदा करता है कन्वेइंग द स्टोरी को कन्वे करने के लिए और डेवलपिंग कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में इन स्क्रीन प्ले में। ओके, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, सॉरी। In a screenplay, dialogue serves as a crucial tool for conveying the story and developing character, यानी बहुत ही important role play करता है। It is through dialogue that characters express their thought, emotions and motivation. ये डायलॉग के द्वारा ही जो कैरेक्टर होते हैं अपने थॉट, इमोशन और मोटिवेशन को एक्सप्रेस करते हैं और अलाउिंग द ऑडियंस टू कनेक्ट विद देम ऑन अ डीपर लेवल। और जो ये चीज़ होता है वो ऑडियंस को अलाउ करता है जिससे कि लोग इसको कनेक्ट करते हैं गहराई तक। Well drafted dialogue not only advance the plot but also reveal the nuances of each character's personality, relationship and conflict. यानी जो well defined डायलॉग होते हैं वो एक प्रकार से रिवील करते हैं जो कैरेक्टर्स के पर्सनालिटी, रिलेशन होती है उन सब चीज़ों को, और जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको भी। थ्रू कन्वर्सेशन कैरेक्टर कैन शेयर देयर बैक स्टोरीज, डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कन्वर्सेशन के द्वारा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने बैक स्टोरीज़ को, इच्छाओं को और जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको प्रोवाइडिंग एसेंशियल एक्सपोजिशन विदाउट रिजॉर्टिंग टू ओवर्ट नरेशन। यानी एक्सपोजिशन जो होता है इसेंशियल उसको बिना ही रिजॉर्ट किए हुए। ओके, द न्यू कैरेक्टर्स स्पीक, द वे कैरेक्टर स्पीक, जो कैरेक्टर का तरीका होता है बोलने का, इंक्लूडिंग देयर टोन, जो उनका टोन होता है, चॉइस ऑफ वर्ड, जो वर्ड्स किन वर्ड पर्टिकुलर वर्ड्स को उन्हें बोलना है, एंड स्पीच पैटर्न, और किस प्रकार से बोलना है, जो वे होता है स्पीच का, कंट्रीब्यूट्स टू डिफाइनिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। वो उन लोगों की जो उनकी व्यक्तिगत आइडेंटिटीज़ होती है, पहचान होती है, उसको डिफाइन करती है। दिस डिस्टिंक्टिवनेस help the audience distinguish between actors and understand their unique perspective। यानी ये जो चीज़ें होती हैं कैरेक्टर जो ये चीज़ें होती हैं वो ऑडियंस को हेल्प करती हैं जो अंडरस्टैंड या जो समझने के लिए कि उनका जो पर्सपेक्टिव क्या है कैरेक्टर का। ओके, फर्दर मोर आगे डायलॉग प्रोपेल्स द नरेटिव फॉरवर्ड बाय सर्विंग एज अ व्हीकल फॉर द की प्लॉट पॉइंट, द टर्निंग मोमेंट। यानी वही चीज़ जो बता रहा हूँ कि की प्लॉट का की रोल अदा करता है, जो कहानी होती है, प्लॉट होती है, उसको टर्निंग मोमेंट पर ले जाने के लिए। इट बिल्ड्स टेंशन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, एंड क्रिएट ड्रामेटिक आर्क, और ड्रामेटिक माहौल बनाता है। इफेक्टिव डायलॉग आल्सो प्ले अ रोल इन पेसिंग इन्फ्लुएंसिंग द रिदम ऑफ द स्टोरी। जो इफेक्टिव डायलॉग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो पेसिंग गति देता है, इन्फ्लुएंसिंग द रिदम ऑफ द स्टोरी का जो रिदम होता है, जो उसका महत्वता होती है या उसका जो ताल में ताल होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है। Importantly, subtext in a dialogue adds depth to characters, interactions, and spoken meaning, hidden agendas, and the underlying emotion is the storyline experience। यानी जो कैरेक्टर होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, वो एक प्रकार से जो कैरेक्टर्स के इंटरेक्शंस होते हैं उसको भी रिवील करता है, और जो उनके ना बोले हुए चीज़ होते हैं, जो उनके हिडन एजेंडाज होते हैं, उन सब चीज़ों को भी इमोशन के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा स्टोरी टेलिंग के रूप में आगे बढ़ाता है, जो कि और इंटरेस्टिंग बना देते हैं उस चीज़ को। ओके, subtle nuisance is dialogue can foreshadow events, create suspense, or provide insight into a character's internal struggle। यानी ये जो चीज़ें हैं सब एक ही बात की गई है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायलॉग, कि किस प्रकार से स्टोरी को आगे बढ़ाना है, स्टोरी में कब क्या चीज़ें हैं, डायलॉग की इंपॉर्टेंट क्या होती है, डायलॉग के द्वारा ही कहानी आगे बढ़ेगी। उम्मीद कीजिए अगर कोई कुछ बोले ही ना, बस अब अपना एक्ट पूरा करें तो आप समझेंगे क्या, यानी डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पेसिंग इन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस इंगेजमेंट। यानी इसमें डिस्क्राइब करना है जो इम्पोर्टेंस है पेसिंग इन स्क्रिप्ट राइटिंग में जो पेसिंग होती है, जिसको किस प्रकार से गति देना है, एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑडियंस के एंगेजमेंट, उनके इंटरेस्ट पे, इसके बारे में बताना है। ओके, पेसिंग इन स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द फ्लो एंड रिदम ऑफ नैरेटिव। यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए जो फ्लो और रिदम है ऑफ नैरेटिव का। ओके, इट रिफर्स टू द स्पीड एट विच इवेंट अनफोल्ड एंड हाउ इन्फॉर्म्ड इज रिवल। यानी ये बताता है
कि किस प्रकार की स्पीड से जो इस इवेंट्स हैं उसको अनफोल्ड करना है, उसको रिवील करना है और इन्फॉर्मेशन को रिवील करनी है। प्रॉपर पेसिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑडियंस एंगेजमेंट एंड इंश्योरिंग अ सेटिस्फाइंग व्यूइंग एक्सपीरियंस। जो प्रॉपर पेसिंग है, जो स्पीड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन करने के लिए। जो ऑडियंस का एंगेजमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है उसको, और लोगों के बीच में जो उनका व्यू होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, इफेक्टिव पेसिंग keeps the audience invested in the story by finding a balance between मोमेंट्स ऑफ टेंशन। यानी जो इफेक्टिव पीसिंग होती है वो ऑडियंस को बनाए रखती है स्टोरी में, ताकि वो जो बैलेंस होता है बिटवीन मोमेंट्स ऑफ टेंशन, जो टेंशन के बीच में, और एक्साइटमेंट एंड जो रिफ्लेक्शन होता है उन सब के बीच में। ओके, इट डिक्टेट्स व्हेन टू एक्सीलरेट द प्लॉट फॉर हाइटेंड ड्रामा और स्लो डाउन फॉर इमोशनल डेप्थ। यानी ये एक प्रकार से निर्देशित करता है कि कब जो प्लॉट को एक्सीलरेट आगे करना है और कब ड्रामा को थोड़ा स्लो करना है, स्लो मोशन देना है, और उसको इस प्रकार से इमोशनल डेप्थ देती है, रास्ता देती है, गहराई देती है। ओके, विदाउट प्रॉपर पेसिंग, बिना प्रॉपर पेसिंग या गति के स्क्रिप्ट में फील रस्ट। स्क्रिप्ट जो है एक प्रकार से बहुत ही रस्ट लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, एक प्रकार से उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। कितना भी अच्छा स्क्रिप्ट लेके अगर ये चीज़ ना रही, जो पेसिंग इन स्क्रिप्ट ना रही, तो वो एक प्रकार से यूजलेस है। ओके, लिविंग व्यूअर्स disoriented और ड्रैग ऑन कॉजिंग बोर्डम। एक प्रकार से लोग छोड़ देंगे इंटरेस्ट अपना, जो व्यूअर्स होते हैं, अगर ये चीज़ ना पाई गई तो। ओके, वेल पेस्ड स्क्रिप्ट्स क्रिएट डायनामिक एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। यानी वेल पेस्ड स्क्रिप्ट होती है बहुत ही डायनामिक और इमर्सिव, बहुत ही गहरी या एक्सपीरियंस को बनाती है, और उसको अलाउिंग ऑडियंस, और ऑडियंस जो होते हैं अलाउ करती है टू कनेक्ट विद कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स डेवलपमेंट। और जो कैरेक्टर और जो प्लॉट होते हैं जो उसमें डेवलप करते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। सीन्स दैट लिंगर टू long or move too quickly can disrupt the natural ebb and flow, impacting the emotional resonance of key moments। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक प्रकार से जो छोटे छोटे टर्म होते हैं वो एक प्रकार से पेस, जो ये पेसिंग होती है स्क्रिप्ट में, उसको एक प्रकार से आगे बढ़ाते हैं ताकि लोग एंटिसिपेट करते हैं, अटेंड करते हैं, और जो नरेटिव होता है उसको अनफोल्ड करते हैं। ओके, तो यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।